नाट्यम भिन्न रुचिर जनस्य बहुधाप्येकम समाराधनम। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र भोपाल परिसर द्वारा आयोजित नाट्यशास्त्र व्याख्यान माला अपने सफलतम रूप में आगे बढ़ रही है। इस नाट्यशास्त्र व्याख्यान माला की अभी तक की सभी सफल कड़ियों एवं कार्यक्रम की सफलता हेतु हमें जो मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, हमें जो आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, वे हैं हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर के निदेशक महोदय आचार्य प्रकाश जी पांडे। हम अपने हृदय की गहराइयों से उनको सादर नमन और प्रणाम करते हैं। साथ ही केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर के निदेशक महोदय एवं नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र व विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नाट्यशास्त्र व्याख्यान माला की छठी कड़ी में दिनांक 18 जून 2020 को प्रातः 11 बजे नाट्य निर्देशक छाऊ नृत्य आचार्य आदरणीय श्री भूमिकेश्वर सिंह जी के व्याख्यान का रसास्वादन हम लेंगे, जिनके व्याख्यान का विषय होगा नाट्य शास्त्रीय लोक धर्मी प्रयोग। आपने मार्शल आर्ट व माइम, मुखौटा कला आदि विधाओं में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया। भारत ही नहीं अपितु अनेक देशों में जैसे इटली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव में आपने हिस्सा लिया, जिसमें संस्कृत नाटक मध्यम व्यायोग, दूत वाक्यम व छाऊ नृत्य आदि आपने प्रस्तुत किए। इस प्रकार अनेक देशों में आपने नाट्य प्रदर्शन व छाऊ नृत्य प्रस्तुत किए व छात्रों को प्रशिक्षित किया। तो आइए 18 जून 2020 प्रातः 11 बजे नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र के फेसबुक पेज पर श्री भूमिकेश्वर सिंह जी के व्याख्यान के साथ लाइव सुनेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, मैं भूमिकेश्वर सिंह। आवाज सुनाई दे रही है? प्रतिभा सांस्कृतिक संस्थान पिछले 26 साल से 30 साल से क्लासिकल इंडियन थिएटर के ऊपर मैं आपके सामने आज अभिनय के बारे में, अभिनय में जो भी आंगिक अभिनय में हमें जो क्या क्या जरूरत पड़ती है, क्या इसके ऊपर जितना मैंने प्रयोग किया है, उस प्रयोग में से छोटा छोटा मैं आपको थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स भी दिखाएंगे और ये भी बताएंगे। मैं नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र को मुझे धन्यवाद देता हूँ जो मुझे इसके लिए आमंत्रित किया। धन्यवाद, मौका दिया, मैं उसको आभारी हूँ उसके लिए। मैं भूमिकेश्वर सिंह पिछले करीब इसमें 87 से मुझे नाट्यशास्त्र का थोड़ा सा ज्ञान था, सब जाना था। जब मैं इस फील्ड में आया तो जो प्रयोग के लिए, जो हमें नाट्य प्रयोग के लिए, संस्कृत नाट्य को प्रयोग के लिए क्या क्या हमें 11 अंग के बारे में हमें जाना, मुझे नहीं पता था कि उसका प्रैक्टिकल ज्ञान, जो थ्योरेटिकल ज्ञान डॉक्टर राधा वल्लभ ब्रज वल्लभ मिश्र से हमें, जिन्होंने नाट्यशास्त्र का अनुवाद किया है, उनसे हमें 1 हफ्ते का सानिध्य में, उनके सानिध्य में मैंने सीखा था, इस नाट्यशास्त्र के बारे में जानकारी दिया था। वही उसी की खोज में मैं गोरखपुर से दिल्ली आया। दिल्ली से ऐसा छऊ सीखने के लिए मूवमेंट सीखा। मूवमेंट को किस तरह से प्रयोग किया जाता है, या डांस में क्या है, फिर ड्रामा में क्या है, जो है डांस और ड्रामा जो क्लासिकल फॉर्म किस तरह से तैयार होती है, फोक को लेके, लोक को लेके, ट्रेडिशनल को लेके, और किस तरह से नाट्य धर्मी या लोक धर्मी किस तरह से तैयार होता है, एक लोक धर्मी नाट्य धर्मी कैसे बन जाता है। जो इसको मैंने सीखा, और इसके सीखने के दौरान, छऊ सीखने के दौरान ही मुझे सत्यव्रत राउत से मुलाकात हुई। उनके नाटकों, वो छऊ को लेकर प्रयोग करते थे, लेकिन तब भी हमें उतना ज्ञान नहीं था कि वो बोलते थे कि ये सीन है, ऐसे इस तरह का मूवमेंट है, इस तरह का करना है, ये कैरेक्टर है, इस तरह से मूवमेंट दिखाओ, तो मैं उसको जो रखने लायक होगा उसको कर लेते थे। इस तरह से जो एक प्रयोग किस तरह से संस्कृत नाटक या जो उन्होंने नाटक डायरेक्ट किया, पासा या था,
या है वदन, नागमंडल, ये बहुत सारे नाटक उन्होंने किया था। तो उससे जो मुझे 5 साल उनके साथ काम किया, तब मुझे पता चला कि किस तरह से इस चीज को प्रयोग में ला सकते हैं। फिर भी मुझे कहीं ना कहीं था कि आंगिक अभिनय, जिसमें हमें आंगिक अभिनय में मतलब हमें क्या है, मुखज है, शरीरज है और चेष्टाकृत। मुखज किस लिए, अंगस, शरीरज किस लिए, चेष्टाकृत किस लिए। और इस चेष्टाकृत या शरीरज में या मुखज में ये जो चीजें जब हमने पढ़ा था कि हाँ मुखज जो है, मुखज 6 तरीके के मुख में जो है 6 हैं, तो उसका ज्ञान तो था कि मुख में 6 भाग है। उससे हम जो एक्सप्रेशन, मुखज का काम है सिर्फ एक्सप्रेशन देना, एक्सप्रेशन रिसीव करना या देना, जो जिसको एक्सप्रेशन निकलता है। शरीरज का काम है कि आपको बॉडी मूवमेंट्स, अब शरीर में बहुत सारे चीजें आ जाती हैं, जो हमारे जो शरीर का डिवीजन है, वो नाट्यशास्त्र में भी जो है, फेस को भी 6 भाग में, इसको हम उपांग बोलते हैं। वैसे कहें मुखज बोलेंगे, लेकिन उपांग इसको 6 भाग में, फोरहेड, आईब्रो, आईज, नोज, चिक, लिप्स, इस तरह से 6 है। उसी को लेकर के हम सारी एक्सप्रेशन करते हैं। लेकिन हमारे जो नाट्यशास्त्र में भी बॉडी मूवमेंट, शरीरज को 6 भाग में बांटा गया है। हेड, नेक, then chest, then hand, then parts, back sides, and then kati, kamar, then legs, and ये 6 पार्ट आप जब पढ़ेंगे नाट्यशास्त्र, सभी को मालूम है कि 6 पार्ट होते हैं नाट्यशास्त्र जो पूरा शरीर के बारे में, मुखज के बारे में। तो तब इसका पूरा डिटेल जो है हमने उसको स्टडी किया, उसके नाट्यशास्त्र के अनुसार चला। फिर जो भी कुछ है कि किस तरह से इसका संचालन होगा, किस तरह से इस पे काम किया जाएगा, जो शास्त्र नाटक में करते हैं। उसके बाद चेष्टाकृत क्या, हम भले ही अपने शरीर को एक्सप्रेशन, फेस को, शरीर को सारे कुछ तैयार तो कर लेंगे, लेकिन जब चेष्टाकृत, ये सब सारी चीजें होती कैसे, वो चेष्टाकृत के ही थ्रू होती है। जब तक मेरा माइंड जो ब्रेन जो है काम नहीं करेगा, ब्रेन मन नहीं कहेगा, तब तक हम कोई भी चेतना, जिसको बोलते हैं चेतना, वो नहीं करेंगे। हमें मुझे करना क्या है, कैसे समझाना, किस तरह से हाथ पोस्चर, जैसे तो किस तरह, जब तक मन नहीं करेगा तब तक हम न गिलास उठा सकते हैं, ना किसी को लड़ाई कर सकते हैं। मन करेगा तभी जाके हम सारे रस, सारे एक्सप्रेशन के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू कहेंगे। तो इसका जो पूरा डिटेल जो हमें पता प्राप्त हुआ, वो हमें निरंजन गोस्वामी, जब मैंने माइंड सीखना शुरू किया दादा से, मेरे गुरु निरंजन गोस्वामी ने मुझे माइंड सिखाया, तब हमें पूरा एक डिटेल हमें जो है अभिनय के, आंगिक अभिनय के बारे में हमें पता चला कि हमें आंगिक को किस तरह से यूज कर, कहाँ, कैसे, किस भाव में, किस एक्सप्रेशन में, किस रस में, किस तरह से बॉडी को यूज करना चाहिए, वो हमें वहाँ से सीखने को मिला। वो ऐसा नहीं है तो रियलिस्टिक माइंड है, स्टाइलाइज माइंड, दोनों माइंड है। रियलिस्टिक माइंड भी है, स्टाइलाइज एक्टिंग जिसको हम लोग बोलते हैं ना, रियलिस्टिक स्टाइल, रियलिस्टिक यार लोक धर्मी नाटक भी है और नाट्य धर्मी नाटक है। स्टाइलाइज एक्टिंग जिसको बोलते हैं, जिसमें मूवमेंट, फिजिकल। उन्होंने जब उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे जो छौ में है वो पूरा नाट्य शास्त्र में है, इसको इस तरह से कहते हैं, इसको इस तरह से कहते हैं। उनके साथ जब हमारा संबंध बना गुरु जी के साथ, तब जाके हमें पूरा जो है, जो रस भाव जिसको बोलते हैं, रस भाव एक्सप्रेशन जिसके साथ सारा जुड़ा है, चाहे वो शरीरज हो, चाहे मुखज हो, चाहे ये सब चीजें हैं। मैं छौ उसके नजदीक, सबसे ज्यादा नजदीक छौ रहा। ओनली क्या जो है अभिनय 4 प्रकार के, आंगिक, वाचिक, आहार, साथी, सभी लोग जानते हैं, सभी शास्त्र। वाचिक बोलना, कहना,
आहार जो है आप समझते हैं सब टेक्निकल चीज है, जो सारे कॉस्ट्यूम मेकअप प्रॉपर्टी ये सब हम इतना जानते हैं। आहार, उसके बाद सात्विक अभिनय जो आपका है, अष्ट सात्विक भाव, कहाँ कैसे किस तरह से उसको भावों को या एक्सप्रेशन को कैसे कहते हैं, किस तरह से एकदम डूब के वो सात्विक भाव जब तक नहीं ये सब सारे ऊपर कमांड नहीं होगा तो सात्विक भाव निकल के नहीं आएगा। इस पर मैंने साधना शुरू किया, इसके ऊपर प्रैक्टिकली शुरू किया। जब मैं अपने नाटकों को डायरेक्ट करना शुरू किया तब जाके ये सब सारी चीज़ों को जो शास्त्र में के साथ मुझे तब थोड़ा सा ध्यान आ गया कि हाँ समझ में आया कि मुझे किस तरह से कैरेक्टर को कैरेक्टराइज कैसे करना चाहिए, किस तरह से मूवमेंट जो शास्त्र में लिखा गया है, जो रिदम है, लय ताल है, उसके साथ हर लय के साथ जुड़ा हुआ है एक्सप्रेशन, ताल के साथ जुड़ा है एक्सप्रेशन या बॉडी मूवमेंट्स, उसका मैंने उसका प्रयोग करना शुरू किया। तब जाकर हमें पता चला। अब मैं आंगिक अभिनय के बारे में यही है कि मैं आपने तो फेशियल देखा, शरीर के बारे में जो आप शरीरज या जो पूरा अंग शरीरज मुखज के साथ जो भी है उसमें डिस्क्रिप्शन है। छऊ में हम उसको बोलते हैं उफली, चाली और खील, 3 भागों में डिवाइड है। अब उसको उफली क्या है, हम नाट्य शास्त्र में हम चारी बोलते हैं। चारी क्या है, चारी जो चलाते चाहे वो हाथ पांव जो चलता है, एक जगह स्थिर होके मैं कैसे चला सकता हूँ, कितने मूवमेंट दे सकता हूँ अपने शरीर से, वो चारी है। करण क्या है, करण जब हम दो मूवमेंट को जोड़ते हैं, दो चारियों को जोड़ के हम जब बनाते हैं तो वो करण बन जाता है। कोई चीज कहना किस तरह से हमें दो करना है तो वो जो है वो करण बन जाता है। इस तरह से चारी जो है, ये चारी को इसको हम उफली में बोलते हैं। अब इसी में उफली में 2 तरीके की एक तो जैसे हम चारी में कहते हैं, एक आकाशचारी है, एक भूमिचारी है, या तीसरा जो है देसी चारी है। इसका भी हमें हमारे छऊ में वो सब सारे डिस्क्रिप्शन है। मतलब उस तरह से नहीं, सिर्फ ये कि आकाशचारी क्या हो सकता है, या ये जो मूवमेंट है चारी। आकाशचारी क्या होगा, जो स्पेस में सारे आप खड़े होके जो है मूवमेंट करते हैं, एक पांव जमीन पे, दोनों पांव नहीं, लेकिन एक पांव जमीन पे रह के कितना क्या कुछ कर सकते हैं या चला सकते हैं। तो सारे चाहे वो हाथ का हो, चाहे वो उसमें उफली में ही जंपिंग, टोका, कूदना, उछलना, या हम जब शास्त्र में हम बोलते हैं उत्प्लवन, उछलना, उत्प्लवन क्या होता है। और जब हम उसी उफली में हम 2 उफलियों को, जैसे मेल उफली और फीमेल उफली, मेल उफली लाइक मेल उफली लाइक आकाशचारी, फीमेल उफली जो है वो सारी उफली है, वो फीमेल उफली भूमिचारी में उसको डिस्क्रिप्शन मिलता है। और जब आकाशचारी भूमिचारी दोनों मिलके आता तो वो देसी चारी बन जाता है। तो ये देसी चारी जिसको उफली, हम भ्रमरी का नाम सुना होगा, सभी लोग जानते हैं भ्रमरी। भ्रमरी मैंने घूम रहा होता है चक्कर। तो लेकिन चक्कर कैसे, एक तो कथक में जो चक्कर होता है, खड़े खड़े चक्कर होता है वो, लेकिन हमारे छऊ में बहुत सारे जो है बहुत तरीके से उसको डिस्क्रिप्शन है चक्कर का। पीछे मुड़ के, आगे कूद के या उछल के, या बहुत सारे ऐसे हैं। तो ये चक्र जो है चक्री, उसको हम पलटा बोलते हैं। पलटना होता कि किस तरह से हम अपने आप को पलट के एक्शन कैसे, मूवमेंट को कैसे इसका, तो वो सब सारी चीजें प्रकृति से, जो भी मूवमेंट है वो प्रकृति से लिया गया है। प्रकृति मीन्स
उस जैसे हम एनिमल्स, बर्ड, ये सब से जो मेल उफलियां हैं वो ये वहां से लिया है। जो फीमेल है, फीमेल उफली है, वो जो है घरेलू काम से झाड़ू देना, रंगोली करना, लीपना, गोबर उठाना, ये सब जो है, ये सब सारी चीजें वो हम चारी के अंदर सारी चीजें आती हैं, उसको हम उफली कहते हैं। जो भ्रमरी के बारे में बताए, जैसे आप आकाशचारी, भूमिचारी के बारे में कुछ मूवमेंट दिखा देते हैं, जैसे जमीन विदाउट पैर उठाए हुए मैं कैसे भूमिचारी कैसे है, मुझे झाड़ू लेना कैसे मैं यहाँ से उठाऊंगा, ऐसे ले जाऊंगा, बैठूंगा, फिर मैं कैसे इस तरह से झाड़ू लगाऊंगा। ये मतलब जो पृथ्वी से टच है, इस तरह से जो एक्शन करते हैं वो भूमिचारी। आकाशचारी मैंने बताया ना कि आपको हवा में पैर, चाहे वो किक ले जाना है, चाहे कूदना, कोई राउंड किक लगाना, ये सब सारे एक्सरसाइज जो है आकाशचारी में, और जंपिंग मूवमेंट है। इसके बाद जो है ये सब सारी जो चीजें हैं वो सब रिदमिक पैटर्न पर है, गतियों पर है। गति जो आता है, एक आता है चाल, दूसरे जो चाली, हम चाली मतलब गति, हमारे जो चाली है वो गति में, गति क्या है, ये कि कोई हाथी चाली हो, हाथी कैसे चलेगा, या शेर कैसे चलेगा, टाइगर वॉक कैसे, ये सब गति है। जो डांसर्स में डिस्क्रिप्शन है गतियों का, चलन किस तरह से। और हमारे डांस में जब हम डांस सीखते हैं तो उसमें फुटवर्क होते हैं, पूरा पैर से पूरा सर से पांव तक हमारे जो शरीर के साथ हम सारे अभिनय करते हैं। छऊ का जो मेन वो है वो मास्क है। छऊ मीन्स होता ही है मास्क, मुखौटा। जब हम एक्सप्रेशन फेशियल हम एक्सप्रेशन बंद कर देते तो हमारी बॉडी काम करने लगती है। हाँ, उसके इमोशन एक स्थायी भाव रखते हैं। बात करते हैं रस की बात, रस और भाव होता है, तो जिसमें रस के अंदर जो भाव होते हैं, किस भाव का हमारा डांस है, कैरेक्टर किस तरह का, तो कैरेक्टर के हिसाब से श्रृंगार का कैरेक्टर है और डांस, और उसके श्रृंगार भाव का एक हम मास्क पहनाएंगे, एक्सप्रेशन देंगे, और उसके साथ बॉडी मूवमेंट कहाँ स्लो होगा, कहाँ फास्ट होगा, जो एक रिदम पैटर्न बना, स्लो, मीडियम, फास्ट। ये जो स्पीड है, गति जो स्पीड है, लय है, जिनका स्लो, मीडियम, फास्ट, ये लय भी काम करता है। और डांस में यही चीजें मैंने इन सारी चीजों को कि हमारे डांस, छऊ डांस में हर डांस बहुत अलग अलग है। हाँ, रौद्र या वीर रस का डांस है, बेसिकली ये डांस तो ऐसे ही वीर रस का है। तो वो वीर रस के जो है अगर कोई कैरेक्टर है तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, या श्रृंगार रस का है तो हम कैसे उसको कैसे करेंगे। मान लीजिए मुझे पार्वती का करना होगा या शिव का या राधा का करना होता है, तो हमें राधा की चाली के राधा के लिए मैं कैसे अपने बॉडी को यूज करते हैं। धिन धा धा धी ना धे 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 ना। इसमें क्या है, आपका कमर की चीज है, आपकी बॉडी मूवमेंट, कमर फीमेल के, तो फीमेल है, फीमेल का जो हिप मूवमेंट का यहाँ अलग के शरीर के दूसरी चीज है। उसी तरह जब हमें कोई पार्वती का तो मुझे फीमेल चाली के लिए बॉडी को किस तरह से उसको यूज करते हैं, किस तरह से उसमें चाल जो है उसमें है। उसके बाद जो है अभी मैं कुछ जो है नाटक के लंबा हो जाएगा, मैं थोड़ा सा अंश अपने जो भी नाटक मैंने किए हैं उसके थोड़े कैसे कैरेक्टर में
नाटकों में किस तरह से हम उसको डिस्क्राइब कैरेक्टर के हिसाब से मूवमेंट कैसे देते हैं, वो आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि अपने नाटकों में जो भी नाटक मैंने अधिकतर मैंने भास के नाटक मैंने ज़्यादा किए हैं। करीब करीब 13 नाटक में से 11 नाटक मैंने कर दिए हैं भास के, और उसका प्रयोग किया है मैंने। उसमें बहुत से नाटकों को सबसे पहले मैंने दूतवाक्यम किया था। तो मैं एक दूतवाक्यम का, आपने दूतवाक्यम सभी लोग पढ़े हैं, संस्कृत के जानकार लोग सभी जानते हैं भास के 13 नाटकों में क्या क्या, कौन से नाटक में क्या है। तो मैंने जो शुरुआत किया था वो नाटक से किया था। तो दुर्योधन की चाली, अब उसकी मनस्थिति उस समय क्या रही, किस तरह से जब वो सभा भवन में आता है और उसको युद्ध के लिए उसके विचार में चलता रहता है, युद्ध का कैसे एंजॉय करूँगा, किस तरह से उसका लड़ूंगा, वो उसको मैंने कैसे मूवमेंट के थ्रू एक एक्टर नाट्य शास्त्र के अनुसार, या जब तक हम जो हम प्रयोग करते हैं, संस्कृत नाटक प्रयोग करते हैं, अगर हम कैरेक्टर के गति को नहीं पहचानते या चाल को नहीं जानते, उसकी मनोस्थिति को जब हम करेंगे, जब नाटक करेंगे, तब उसके मनुष्य स्थिति क्या है, उसी के हिसाब से हम कैरेक्टर में मूवमेंट डालते हैं। तो अब जैसे मैंने बताया कि यह गति बहुत जरूरी है। स्पीड पे निर्भर होता है कि हमारे सारे मूवमेंट, कि हमारे कैरेक्टर का किस गति से क्या, अगर रौद्र रस का होगा तो स्पीड कितना होगा, अगर श्रृंगार रस का होगा तो स्पीड क्या, स्पीड बदल जाती है। श्रृंगार में फास्ट स्पीड नहीं चलता, श्रृंगार में स्लो चलता है। और जो है फास्ट में, रौद्र में, अबीर रस में, ये सब रस में आपका जो स्पीड बढ़ जाती है तो वो उसको फास्ट द्रुत में चलता है। तो ये इस तरह से मैंने कुछ कैरेक्टर, जैसे मान लीजिए दुर्योधन, ये पहला ही एंट्री उसके मनस्थिति सभा भवन में, उसके मन में जो भी विचार बनना है उसको किस तरह से हमें एक दो लाइन का आपको करके दिखाते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपने नाट्यशास्त्र पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा है तो भी पढ़ लेंगे। उसमें एक राजा के चाल के लिए उसमें एक वर्णन है कि राजा की चाल कैसी होनी चाहिए। राज जो होगा जब चलेगा तो 5 ताल पे चलेगा या 4 ताल पे चलेगा। उसके मूवमेंट कितने बड़े होंगे, स्टेपिंग कितनी बड़ी होगी। अगर वो राजा है तो किस तरह से पैर उठेंगे, और अगर कैरेक्टर अधम प्रकृति का है तो उसके फुटवर्क के साथ नाट्य में डिस्क्रिप्शन है कि अगर आप अधम प्रकृति का होगा तो कैरेक्टर किस तरह से पैरों को स्टेपिंग देगा, या अगर श्रृंगार लालित्य इस तरह के होंगे तो उसमें किस तरह के आपके मूवमेंट होंगे। अगर एक वीर रस का, मान लीजिए राम ही चलेगा तो राम में एक जो चाल होगा वो कैसे राम की चाल होगी।
तो राम के कैरेक्टर में ऐसा नहीं है वो वीर रस है, तो वीर एक लालित्यमा है, एक दुर्योधन एक अधम प्रकृति का है, उसको कैरेक्टर अलग है। तो इसलिए उसमें जब हम करते हैं ये सब चीज़ें, तो हम ये सब सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे जो मनस्थिति है राम की, या जैसे मान लीजिए हमें कृष्ण का एक सेकेंड, रौद्री कृष्ण का रौद्री दिखाएगी मेरी बेटी रौद्री सिंह, वो कृष्ण का एक चाल दिखाएगी, आप कृष्ण का चाल धिन न धिन दर दिन न दिन दर दिन न दिन दर दिन न दिन न दिन दर 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 दिन न दिन दर। तब म्यूजिक भी कैसे है, आपको आपने सुना होगा म्यूजिक भी कैसे, एक सॉफ्ट एक का जो है पूरा जो है कैरेक्टर ही सबसे अलग है, तो उसका जो मूवमेंट होगा वो किस तरह से हमने कहा, किस तरह से दूत वाक्यम का हमें अभी मैं आपको थोड़ा उसके बारे में उससे सारे सीन के जो कैरेक्टर निकलते हैं अलग अलग, उसके बारे में हम दिखा रहे हैं कि मैंने कैसे एक वीर रस का नाटक और भक्ति रस को हम वीर और भक्ति कहे या श्रृंगार या एक पूरा पावर एनर्जी, उसमें एक आपने जो नाटक जब लास्ट दुर्योधन चला जाता है, उसके बाद जब गुस्से में मेन जब कृष्ण आते हैं, कृष्ण अपना कैसे विराट रूप दिखाते हैं, चक्र आता है, चक्र। आप थोड़े से दिमाग में हम लोग उसके अंदर जाएंगे कि चारी के बारे में, जैसे मैंने बोला ना कि चारी होता है, या हम जो चाल करते हैं कि किस तरह के उत्प्लवन होते हैं, किस तरह के भ्रमरी होते हैं, नाट्यशास्त्र में डिस्कशन किया गया है। तो उस डिस्क्रिप्शन के मान लीजिए एक सिंबल है, हमारा सिंपल सी चीज है कि हमारे पास सुदर्शन चक्र की हर चीज, सब लोग यही सोचते हैं सुदर्शन चक्र कैसा होगा, किस तरह से, हाँ, लेकिन यही तो भास की एक क्वालिटी है कि वो कि हर चीज को स्टेज पे वो लाते हैं, हर चीज। स्टेज मतलब ही है कि आप जब आप स्टेज पर आता है तो एक्टर तो जाता है इस स्पेस और टाइम में, एक टाइम उसको बांध देता है। और जो आपका स्पेस टाइम और यूनिटी का भी नाम आपने जो मॉडर्न थिएटर कहता है, बहुत हमारे हिसाब से तो हम लोग का थिएटर स्पेस टाइम यूनिटी की बात करता है। तो कैसे हमें आपको एक कैरेक्टर को आप कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे, किस तरह से बताएंगे कि ये आप इमेजिन करेंगे ना कि ये अच्छा ये चक्र है, घूमेगा तो कैसे घूमेगा, हाँ, किस तरह से घूमेगा, इसलिए मैं छौ के हिसाब से बताऊंगा। हो सकता है दूसरा आर्ट या कोई चीज़ और सीखते तो वो भी उसमें भी भ्रमरी होता है, चाहे वो कथक वाला आता कथक के साथ भ्रमरी लेते हुए कुछ करता, हाँ, कि ये हमारा है। तो ये मैं उसका एक छोटा सा एक सीन दिखाते हैं आपको, वाचिक पे मैं कैसे काम करता हूँ या वाचिक को किस तरह से डिस्क्रिप्शन उसी चीज़ को किस तरह से लेते हैं, तो उसको भी मैं बस 1 मिनट का दिखाते हैं। अब उसको देखिए कि मैंने उसको कैसे डिस्क्रिप्शन, कैसे उसको कैरेक्टराइजेशन कैसे दिया है।
तो आपने देखा, एक तो जब कृष्ण गुस्से में आ जाते हैं, रौद्र, सुदर्शन क्या है, सबसे पहले समझना है जो दर्शन करवाए। जब हम फिजिकली या मेंटली कैसे उसको पावर को कंट्रोल करें, वो सुदर्शन जो कंट्रोल करता है, फिर से दर्शन करवा रहा है कृष्ण को। हाँ, वो गुस्से इतना उग्र हो जाते हैं कि उनको कुछ भी कर सकते हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए सुदर्शन आता है, सुदर्शन को बुलाते हैं कि ये तो समझाता है ये सब चीजें। तो मैंने कैसे भूमिचारी, पहले तो मैंने आकाशचारी यूज किया, आकाश से भूमि पर आया, नीचे का भी लिया, और फिर उसकी जो इफेक्ट है आया है, उसके साउंड के थ्रू मैंने उसको डिस्क्राइब किया कि किस तरह से उसका प्रभाव क्या होगा जब आएगा, या किस तरह से चलेगा एक कैरेक्टर। ये मतलब उत्प्लवन, भ्रमरी और चारी के एक्शन भी है, अब पूरा फुल फिजिकल थिएटर जिसको बोलते हैं, ये क्लासिकल और फिजिकल थिएटर, कि मैं अपने जब तक मुझे अपने हर शरीर पे हमारे कमांड नहीं होगा, मैंने आपके सामने मुद्रा का भी यूज किया, कमल लोचन दिखाया, कमल लोचन प्रभु, हाँ, सबल है मुझको, हाँ, किसके मस्तक, हाँ, किसको मारना है, किसको क्या करना। तो ये संस्कृत नाटक में जो है कैरेक्टर होते हुए हमें जो बहुत सारे कैरेक्टर का रोल करने, जैसे आपने देखा होगा भरतनाट्यम, ओडिसी या कथक, एक डांसर कितने सारे कैरेक्टर पे परफॉर्म करता है, कितने सारे रोलों को उसको ट्रांजिशन करता है। यहाँ तो संस्कृत नाटक शब्द पे हम प्रयोग करते हैं, शब्द के साथ खेलते हैं, हर शब्द पे हमारा एक्शन, हमारा कैरेक्टर बदल, जो शब्द है, जो भाषा, जो शब्द है, उसको कैरेक्टर को भी कैरेक्टराइज करके बताना पड़ता है, उसका भी रोल करना पड़ता है। इतना हाईली आप जब तक आप प्रैक्टिस या साधना नहीं करेंगे, या इन चीज़ों पर कमांड नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा, तो कैसे हर शब्द को किस तरह से प्ले, उसको खेलेंगे कैसे। प्ले मीन्स ही तो खेल है, तो हम उसको कैसे खेलेंगे, कितने समय तक खेलेंगे। जैसे मैंने बोला यूनिटी क्या होगी, मैं हो सकता था मैं ऐसा आ गया, आके घूम के आके मैं बोल देता, तो उतना प्रभाव नहीं होता उसका, जो शायद रियलिस्टिक थिएटर में या उस तरह के थिएटर में हो सकता है कि लोग कैसे, मैं खुद नहीं सोच पाता हूँ किस तरह से कैरेक्टराइज करते मैं। इसलिए अभी जो ये प्रयोग होते हैं, इस तरह को प्रयोग इसीलिए लोग नहीं कर पाते कि उनका वो शायद नहीं इन चीज़ों को जानते हैं कि मूवमेंट को कैसे हमें खेलना है, किस तरह। तो ये ऐसे मैंने थोड़ा सा इसका शुरुआत में, इसमें बहुत सारे दृश्य जो है संस्कृत नाटक में, दृश्य मैंने सब लोग जानते हैं, जो है हमारा जो इंडियन थिएटर है वो दृश्य नहीं है। हाँ, काव्य दृश्य तब है जब आप करके दिखाएंगे, जब हम भाषा यूज करते हैं, भाषा के साथ मूवमेंट, जेस्चर या लैंग्वेज, मुद्राओं को, चाहे हाथ की हो चाहे पैर की, कोई हम मान लीजिए अभी मैंने बोला कि वही जो शब्द कि मैं किसके बल बोलूंगा, कि भाषा को किस तरह, भाषा के साथ कैसे हमने मूवमेंट को कैसे सिंक्रोनाइज किया, तो वो काव्य वो दृश्य का साथ ले जाते हैं। एक होता है दृश्य को काव्य बनाना, तो वो दृश्य काव्य क्या होगा, जैसे कोई चित्र आता है, कोई चीज हम कैरेक्टर करते हैं, उसके बाद जब हम उसके दृश्य बना लेते हैं, तब जाके उसके बारे में बोलते हैं।
तो वो दृश्य का हुआ। इस तरह से बहुत सारे दूसरा नाटक भी, ये मेरा पहला नाटक था। इसमें दृश्य बहुत सारे हैं। आप वो पूरा वो दृश्य जो द्रौपदी चीरहरण का एक चित्रपट दिखाया जाता है, वो भी हमने चित्र के रूप में सारे एक्टर्स को परफॉर्म करी। उसमें 8 जो होते हैं, 7-8 एक्टर। या बैटल फील्ड जब कृष्ण आते हैं, आपने दूतवाक्य में पढ़ा है, जानते हैं शायद, वो सारे दृश्य दिखता है। हाथी, अर्जुन ने कितने, अर्जुन के जो था, अर्जुन कृष्ण के मन में जो अर्जुन के बारे में विचार उठता है, और इस दुर्योधन के बारे में जो विचार, वो सारे दृश्य रूप में सारे वो सामने सोचते हैं और बताते हैं सब सारे सब चीज का क्या हो। फिर इसके बाद भी चक्र के बाद भी हमारे जो अस्त्र आते हैं, कितना अच्छा है कि वो सारे भास में इन विजुअल या विजुअली अस्त्रों को जीवन, अगर वो स्टेज पर आएगा तो वो लिविंग थिंग में आएगा, डेड थिंग में नहीं आएगा। यहाँ के स्टैचू की तरह आगे खड़ा, उसका कोई काम नहीं है। नाट्य धर्मी हो या लोक धर्मी हो, जब वो दृश्य में आएगा तो उसका भी कुछ न कुछ प्रभाव, एक्सप्रेशन रहेगा ही, वो भी बात करेगा। उस अगर शब्द नहीं है तो उसकी आंगिक अभिनय जिसको बोलते हैं ना, एक्सप्रेशन थ्रू बॉडी मूवमेंट क्या होगा। अगर वो उग्र में आएगा या कैसे आएगा, उसका भाव आप तो आपको सबको मालूम है कि जब नाटक हम पढ़ते हैं तो नाटक के हिसाब से उसके भाव को हम देते हैं। उसका कैरेक्टराइजेशन पहले शुरू में ही बोल दिया, कैरेक्टराइजेशन जो हम जब नाटक पढ़ते हैं तो उसका क्या, किस रस का कैरेक्टर है, क्या भाव है, क्या उसके थॉट प्रोसेस है, उसके थ्रू हम फिजिकली एक्शन, ये नेचुरल है। ये सब सारी नेचुरल है। हम नेचुरल सोचते हैं तभी जाके हम उसको डिजाइन कर सकते हैं। अगर हम उसको चित्र में नहीं लाएंगे तो फायदा क्या है, आके नरेशन करके क्या करके जाएगा, वो कला कहाँ होगी? ये कला नहीं होगी कि आके इसे ऐसे लगेगा मैं आके भाषण दे के चला गया, कुछ कहा नहीं। तो फायदा क्या है ऐसे एक्टिंग करने से? वो आर्टिस्टिक चीज क्या है? यही तो है हमारे आंगिक अभिनय के जितने तत्व हैं, जो चीज़ है। मैं एक मध्यम व्यायोग मैंने जब डिस्क्राइब किया था, तो मध्यम व्यायोग में भी आपने सभी लोग जानते हैं मध्यम व्यायोग, बहुत सारे लोगों ने देखा भी है मेरा मध्यम व्यायोग। तो मध्यम व्यायोग के मैं कुछ घटोत्कच के जो आपके कॉन्सर्ट में बनेगा, घटोत्कच कैसे, घटोत्कच की चारी जो है भूमिचारी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसकी जो आपकी कॉन्सेप्ट है वो जंगल में रहा, आदि जानवरों के साथ, मानवों के साथ तो शायद ही कम नाता है, जानवरों के साथ ज़्यादा होगा। जो एक जंगली आदमी और जो उसके जो कर्तव्य होंगे, किस तरह से वो स्टैब्लिश करेगा, किस तरह से बताएगा कि अपने चारी को प्रयोग करेगा। एक हमारे हम लोग के नाटक में, संस्कृत नाटक में सबसे बड़ी खूबी है कि ताल भी कहता है। जब ना कि स्लो, मीडियम, फास्ट, तो कैसे उसको हम उसकी भाषा तैयार करते हैं। अगर उसकी ध्वनि नहीं रहेगी तो कैरेक्टर का कोई मतलब जगह उसमें भी भाव नहीं होगा तो फायदा नहीं है उसको करने से। तो सिंपल एक घटोत्कच आता है, डरावना विभत्स रस का कैरेक्टर है, और उग्र, अधम, और जंगल में रहने वाला, तो उसकी चारी क्या होगी? आकाशचारी ही होगी। वो तो पेड़ों पर इधर से उधर एक टार्जन की तरह, अभी तो जमीन पे तो दिखता नहीं, उसको जमीन पे रहेगा ही नहीं, सामने आएगा नहीं, बहुत देर तक वो डराता है कि परिवार कि परिवार को डराता कैसे है, किस तरह से। तो पहले मैं दिखाऊंगा कि पहले परिवार आता है स्लो, परिवार स्लो कैसे डरते हुए, भाव जो है डर का भाव, परिवार का भाव, डर का भाव। मैं दूंगा थोड़ा आप
स्टार्ट। गति जब बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ता है, तो घटोत्कच की एंट्री में घटोत्कच की एंट्री दिखाते हैं कि उसको किस तरह से उसकी गति बढ़ जाती है, क्योंकि वो मूव रहा है तो स्टॉप। कैरेक्टर जब भी हम नाटक में तो करते हैं, नाटक करते हैं, तो हम उसमें जब तक हम उसको प्ले है कि खेलने का मौका तो देना ही पड़ेगा। अगर वो खेलने नहीं गया, फिर एंट्री ले लिया और कुछ अपने बारे में नहीं बताया, तो किस तरह से मैं कैसे उसको एक जिसको बोलते हैं खंड, उसे अलग करते हैं, अलग अलग मूवमेंट के साथ। उसके बाद कैरेक्टर को एक ऐसे स्टेज, ऐसे जगह रोकते हैं जहाँ एस्टैब्लिश हो और इन चीज को दिखाए। अब ये जब ये चल रहा था, इसके अंदर उसी चीज में जो ब्राह्मण परिवार होता किस तरह से चलता है, उसकी स्पीड सेम रहेगा। 1 2 रेडी, हाँ 1 2 3 स्टार्ट। ये घटोत्कच की एंट्री में जितने मूवमेंट थे, जब हम ये अलग अलग खंड में डिवाइड था, अलग अलग चारियों से जब हम उसको स्टेज पर अचानक जब लाते हैं, तो उसी चारियों को एक सिंक्रोनाइज तरीके से उसको इस्टेब्लिश करते हैं, ताकि उसका डायलॉग जब वो भागने के लिए होते हैं, सामने होते हैं, इधर उधर भागते हैं, गायब हो जाता है, परिवार देखता है, फिर दूसरी तरफ भागते हैं। हाँ, तो जंगल में इधर से उधर भागते हैं, झाड़ियों से छिपते हैं, ये सब चीज़ें सारी इस्टेब्लिश करने का, दिखता है गायब हो जाता है, दिखता है गायब हो जाता है। इसको ये चारी सब आकाशचारी की या भ्रमरीचारी के इसके डिस्कस किया है, उसको प्रयोग किया है। नेक्स्ट जो है मैं इसी में मैंने बहुत सारे डांस
जब मैंने शुरुआत किया था तो कथक से शुरुआत किया था अपना जीवन। 1-1.5 साल 2 साल तक कथक सीखा था। गोरखपुर में भी सीखा, दिल्ली में भी सीखा, एक भरतनाट्यम सीखा के लिए, या सोचा कि शौक से भरतनाट्यम। इस तरह से जब शादी हुआ तो मैं ओडिसी मैं ओडिसी सीखना शुरू किया और अभी तक चल रहा है, सीख ही रहा हूँ, अभी भी परफॉर्मर नहीं हूँ। एक ओडिसी डांसर से शादी हुआ, तब से वो हमारे गुरु हैं, तो वो सिखाते हैं, मैं करता हूँ, मैं अपने आप को चार्ज करके उसको करता हूँ। तो उड़सी को भी मैंने शादी हुआ जब हमने किया तो उसको 2006 में, मैं 1998 में मैंने शादी किया था। उसके बाद मैंने सीखना शुरू किया। तो जब मेरे अंदर वो चीज़ आने लगी, उसकी समझ आने लगी, सब चीज़ें, कथक सीखा, भरतनाट्यम सीखा, तो मुझे जब मैं छऊ सीख रहा था तो मैंने 5 साल सीखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं 5 साल छऊ सीखा था और सब सारे डांस सीखे और फिर से और डांसरों में महारत हासिल करने जाएंगे तो हमें और 15 साल और चाहिए धीरे धीरे। तो छऊ को जब मैंने ओडिसी और छऊ, ओडिसी को हम एक तरह से लास्ट मानते हैं, तांडव पोर्शन भी है, लास्ट होता है, हर डांस में तांडव और लास्ट होता है, लेकिन ये अलग से है। एक छऊ जो है ऐसा लगता है कि तांडव है और ओडिसी ऐसे लगता है कि लास्ट से हो गया है, उसका पार्ट है। हाँ। तो मैंने इसका प्रयोग शुरू किया 2006 में। एक नाटक किया था हमने, नाटक का काव्य कहिए मेघदूतम जब किया तो मुझे त्रिपाठी जी ने मेरा नाटक देखा, दूध घटोत्कच का देख करके उन्होंने, मेरा नाम सुना था लेकिन दूध घटोत्कच देखा तो बुलाया हमें। उस समय वो डायरेक्टर थे वहाँ कालिदास अकादमी। तब उन्होंने कहा हमारा तुम बनारस में आ जाओ, तुम कालिदास के समारोह में एक नाटक करो मेरे लिए 2006 में। तब मैंने मेघदूत जो है कालिदास का मेघदूत उठाया। तो उसमें छऊ ओडिसी का सामंजस्य पूरा जो है पूर्व में और उत्तर में दोनों को 2.5 घंटा में उसको सब पूरे काव्य को 2.5 घंटे में समेटा था, किया था। अभी मैंने जैसे उड़ीसी में इसी नाटक में जब में पहली बार मैंने ये नाटक डायरेक्ट किया था तो उसमें मेरी मिसेज ने हिडिंबा का रोल किया था। तब से वो उसी को वही अभी करती है जब हिडिंबा सामने समय कम है, थोड़ा सा उसका भी किस तरह से कैरेक्टर को, हिडिंबा को मैं एक देवी के रूप में, हाँ एक कालरात्रि देवी के रूप में हमने उसको मध्यम व्यायोग में हिडिंबा को का जो है, हिडिंबा को एक देवी के रूप में वो बात कहता भी है कि आप तो देवी है। हाँ, बाद में जब भीम बोलता भी अपनी पत्नी को तुम तो वो देवी हो, देवी। हाँ, तो उसको कंसेप्ट को लेकर के मैंने थोड़ा उसको किया था। आपके सामने 1 मिनट का मैं आपको कालरात्रि का श्लोक है, उस पर आधारित कैसे उसको दिखाया था, आप देखिए।
टाइम जा रहा है थोड़ा सा, इसीलिए मैं शॉर्ट एक एक चंद में एक एक लाइन में मैं समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। है तो हमारा नाट्य शास्त्र तो आप जानते ही है कि कितना लंबा एक सीन को कितने देर तक खेल सकते हैं। तो ऊपर होता है परफॉर्मेंस, थिएटर होता तो उसमें और सारी चीज़ें देखने को आपको मिलता। तो मैंने उसे काल रात्रि को इसके साथ कंपेयर किया था, और उसका जो रूप और उसका विभस जो दांत हैं, को बारे में वर्णन किया गया है। ओडिसी में कहते हैं, बोलो ना, मुख व्यंजना इसको बोलते हैं, मुख व्यंजना। हाँ, डिस्क्राइब करेंगे। जीभ का निकालना, दांत दिखाना, आंख दिखाना, ये सब एक्सप्रेशन अभिनय चंद्रिका में डिस्क्राइब है। उड़ीसी में गुरु सूर्यनाथ जैना नृत्य शैली में हम लोग इसको प्रयोग करते हैं। तो मैं अपने नाटक में उसको जो हमारा विभस व्यादान है, इस तरह के जो सारे एक्सप्रेशन है मंदिरों में मिलता है एक्सप्रेशन, उसको प्रयोग किया। और जो आपने चित्र भी देखते होंगे, काली का रूप किस तरह से विभस और रौद्र और ये काली है, तो उसको मैंने दिखाया था, उसको एस्टेब्लिश किया था। ऐसे तो बहुत सारे नाटक, कालिदास श्रृंगार प्रधान नाटक है, श्रृंगार प्रधान वो है। तो श्रृंगार को करना थोड़ा सा हमारा जो हमने जब मैं शुरू किया था तो मैं भी रस का करता था, धीरे धीरे ये सब श्रृंगार पे चले गए। फिर मैंने कालिदास का विक्रमोर्वशीयम किया, अभी पिछले 2017 में किया विक्रमोर्वशीयम। उसमें भी समय कम है, खत्म होने वाला है, तो उसमें भी मैंने बहुत सारे प्रयोग किया अपने चारियों उफलियों का, अपने कैसे नाट्यशास्त्र में क्या है मैंने बताया ना सारा कुछ। ये लंबा प्रोसेस है, एक दिन में या नहीं ऐसे या 1 घंटे में या 3 घंटे में भी नहीं हो सकता। जब तक ये पूरा प्रयोग जो है आपको लंबा नहीं चलेगा, तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि मैं कैसे इस तरह से आपके सामने बोलूँगा तो नहीं समझ में आएगा। जब तक करके इसके लिए आपको एक्टर, पहले तो हम एक्टर को ट्रेन करना पड़ता है। अब ये क्या आजकल का समय क्या है कि एक्टर ट्रेन हो या ना हो, आप कोई डायलॉग दो हमें और सारा एक्टिंग करवाओ, एक्सप्रेशन। हमारा तो नाट्यशास्त्र ये कहता है कि हर चीज़ आपके ऊपर कमांड होना चाहिए, हाथ पाँव सब कुछ कैसे कहाँ कैसे चलता, कितना सागर जैसे होता है, सागर में से अगर मोती भी निकाल, थोड़ा सा भी एक गिलास भी निकाल लो तो बहुत है। तभी आप समझो कुछ तो कुछ। यहाँ तो सागर लोग नाम सुन गया नाट्यशास्त्र का, बस हो गया, मैं तो समझ में आ गया हाँ ये चीज़ है ऐसा। कुछ आ क्या लंबा है, अभी समय समाप्त हो रहा है। मैं थोड़ा सा आपके सब ये मेरी अभी इस लॉकडाउन में जो भी प्रैक्टिकली जितना हो सकता था मैंने दिखाने की कोशिश किया है। और ये संघर्ष है, मैं अभी इंस्टीट्यूशन से नहीं हूँ, किसी बड़े संस्था से नहीं, मेरी अपनी इंस्टीट्यूशन एक ट्रेनिंग सेंटर है। उस ट्रेनिंग के थ्रू नाट्यशास्त्र प्रयोग करने के लिए, नाट्यशास्त्र के अनुसार प्रयोग करने के लिए पहले तो मुझे एक्टर को ट्रेन करना पड़ता है, उसको 2 महीने 3 महीने 4 महीने, उसके बाद हम नाटक को उसके सामने लाते हैं। और ये नाटक है, जब तक आपके शरीर, आपकी वाणी, आपके हर चीज़ सर से पांव तक आपके रिदम पैटर्न, आपको ताल का ज्ञान नहीं होगा, ये सब कैसे हम किस तरह से उसको कम से कम पहले ज़माने में 2 महीने में भी नाटक कर लेता था, अब तो 4-4 महीने या 5-5 महीने। वो उस तरह की स्ट्रेंथ नहीं है लोगों के अंदर की, या उस तरह का ये हम कहाँ इसको यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है तो नहीं कर सकते। वो तो जब तक आप ट्रेन नहीं होंगे तब तक यूज़ कैसे करेंगे, जानेंगे नहीं तो कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये लंबा प्रोसेस तो है ही है, इसीलिए लंबा फॉलो नहीं कर रहे हैं हम ही लोग। जो जितने अभी तो करीब मैंने 20 संस्कृत, जैसे मत विलास मैंने किया, या बेड़ी संहार किया, नाम सुना होगा, बेड़ी संहार भी मैंने किया है, बहुत 2000 में किया था। इस तरह से कुछ गिरीश कर्नाड के भी नाटकों को मैंने लोक शैली के नागमंडल है वतन को मैंने किया, उसमें जो तत्व थे
जिससे एक क्लासिकल तरीके से मैं परफॉर्म फिजिकल तरीके से कर सकता था, उसको भी किया। बहुत सारे काव्य को मैंने बोला ना, मेघदूत मैंने किया। मैंने रामधारी सिंह दिनकर का वो जो है कुरुक्षेत्र, एक महाकाव्य है जो महाभारत पे आधारित है, वो भी आपने सुना होगा नाम से। हाँ, कुरुक्षेत्र को भी हमने प्रेजेंट किया है, उसको क्लासिकल तरीके से ही प्रेजेंट किया 2 बार। मैं नाट्यशास्त्र अनुसंधान और मनोज और देवेंद्र जी को भी बधाई देता हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं कि मुझे इसके लिए आमंत्रित किया। इसके लिए प्रयोग ये जब तक आपके सामने या नहीं, ये ऐसे बोल के नहीं हो सकता। जब प्रैक्टिकली होता तो बहुत सारी चीज़ें उसको समझाना पड़ता है, उसको सारी चीज़ें ज़्यादा उसके करीब हम होते हैं। अभी कुछ नहीं हुआ, कुछ हो सकता है, सब गलतियाँ मतलब यार हर चीज़ एक जब प्रयोग होता है तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप निकलती हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे नाट्यशास्त्र अनुसंधान मुझे रेकमेंड किया इसके लिए बोलने इस आपके मतलब यहाँ नॉर्थ इंडिया में, एक तरह से साउथ इंडिया में बहुत सारे जैसे यक्षगाना है या मणिकर जी थे, पनिकर जी के साथ भी मैंने 1 महीना रहा। उनकी कला को भी उनके स्टाइल या कुड़ियट्टम या इसको लेकर के जो प्रयोग मेरे मन में कन्फ्यूजन थी कि मैं ये बड़े डायरेक्टर के साथ जो प्रयोग करते, इतना नाम है, उनके साथ मैं कैसे अपनी चीज़ों को शेयर। मैं तो प्रयोग करता ही हूँ, जो मेरी जानकारी थी, जो मैंने सीखा था, उनके साथ भी रह करके सिखाया, बताया, समझाया। बहुत सिमिलर, बहुत चीज़ें तुम अपना स्टाइल करते हो, मैं अपना स्टाइल करता हूँ, बस। हाँ, प्रयोग तुम अपनी कला तो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हो। दोनों जो कला कला के थ्रू कह सकते, जो नाटक कहना चाहता है वो बहुत ज़रूरी है, तो उसको कहा। शायद सभी दर्शकों को भी धन्यवाद, मुझे इतने समय तक आपने मेरे काम को ग्रहण किया। धन्यवाद सभी को। ये मेरी बेटी है राजू, जो ओडिसी डांस भी करती है, छौ भी करती है, ड्रामा भी करती है। अब धीरे धीरे इसके अंदर नाट्यशास्त्र को लेकर के उत्सुकता है कि हम क्या क्या चीज़ें हैं, उसको बना करके वीडियो भी क्लिप डाल रही है कि करण क्या चीज़ होता है, या उत्प्लवन क्या होता है, या भ्रमरी क्या होता है, चाहे वो ओडिसी डांस में हो, चाहे वो हमारे छौ में हो, चाहे उसका प्रयोग किस तरह से कर रहे हो भी कर रही है। हाँ, प्रतिभा जी जो मेरे फादर इन लॉ सुरेंद्रनाथ जैना की बेटी है, प्रतिभा जैना सिंह। हाँ, अभी फैमिली हमारी दोनों में काम करती है, ओडिसी भी करते हैं, डांस भी करते हैं, ड्रामा भी करते हैं। इनको भी धन्यवाद, आपको भी सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू मनोज, थैंक यू भाई, थैंक यू सबको, हमारे निदेशक महोदय, हमारे सभी अनुसंधान केंद्र के सभी श्रोतागण को और दर्शकगण को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। झाऊ नृत्य आचार्य, वरिष्ठ रंगकर्मी, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय श्री भूमिकेश्वर सिंह जी के अद्भुत, अकल्पनीय और अलौकिक व्याख्यान को सुनकर हम सभी को बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ और हम हृदय से और बहुत बहुत आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर के निदेशक महोदय, परम आदरणीय आचार्य प्रकाश जी पांडे, नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र और विश्वविद्यालय के समस्त परिवार की ओर से आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और साथ ही इतने परिश्रम से, इतने श्रम से और इतने अच्छे तरीके से आपने यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया। निश्चित रूप से आपने अपने व्याख्यान में प्रायोगिक पक्ष को भी प्रस्तुत किया। करण, अंगहार, चारी विधान आदि का बहुत सुंदर चित्रण आपने यहाँ पर किया। मध्यम व्यायोग, संस्कृत नाटक मध्यम व्यायोग जैसे अद्भुत नाटक
का चित्रण आपके द्वारा यहाँ किया गया। आपकी शिष्या और आपकी धर्मपत्नी ने भी प्रस्तुतिकरण दिया और आपके सारे छात्रगण जिन्होंने वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुतिकरण दिया। ये आपका जो व्याख्यान रहा है बहुत ही अद्भुत रहा, बहुत ही शानदार रहा, बहुत सुंदर रहा और सारा संस्कृत जगत और साथ ही संस्कृत के रंगकर्मी और अन्य भाषाओं के रंगकर्मियों के लिए ये व्याख्यान बहुत ही लाभप्रद और ज्ञानवर्धक रहा। हम हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना अमूल्य समय दिया और हम इसी प्रकार आपका स्वागत करते रहेंगे। हार्दिक स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।